नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक ऐसी बीमारी के बारे में बात कर रहे हैं जो कि बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही सीवियर है। और ये बीमारी जब किसी को हो जाती है तो उसके लिए सर्जिकल इंटरवेंशन ही एकमात्र ऑप्शन बचता है। आज हम बात कर रहे हैं एवीएन के बारे में, यानी कि एवेस्कुलर नेक्रोसिस के बारे में। यह बीमारी क्या है, इसके क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स है, इसके कारणों के बारे में, साथ ही साथ हम इसके होम्योपैथी में ट्रीटमेंट के बारे में भी बात करेंगे। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आप अपडेटेड रहें मेरे लेटेस्ट वीडियोस के साथ में। तो दोस्तों, बिना देरी किए इस टॉपिक पर चर्चा शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे शरीर में खूब सारी नलिकाएं होती है, खूब सारी आर्टरीज, खूब सारी वेन्स होती हैं जो कि ब्लड को ऑर्गन तक ले जाने का काम करती है, उसको आर्टरी बोलते हैं। और जो वहां से इम्प्योर ब्लड को वापस हार्ट तक लाती है उसको वेन्स बोला जाता है। पूरे शरीर में कोशिकाओं को दैनिक कामकाज के लिए, एनर्जी के लिए ब्लड की आवश्यकता यानी खून की आवश्यकता होती है। उस खून के साथ में काफी सारे जरूरी तत्व और ऑक्सीजन सप्लाई की जाती है, जिससे कि कोशिकाएं या ऊतक जो है, टिश्यूज है, वो फ्रेश बने रहे, वो खराब ना हो, उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलता रहे। जब पर्टिकुलर किसी बोन के टिश्यूज में खून सप्लाई नहीं पहुंचती या ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता, पुअर हो जाता है या रुक जाता है, तो ऐसी कंडीशन में वो बोन के टिश्यू या हड्डी के जो कोशिकाएं हैं वो डैमेज होने लगती हैं। और इसी डैमेज होने की कंडीशन को एवेस्कुलर नेक्रोसिस बोला जाता है। दोस्तों, एवेस्कुलर नेक्रोसिस होने के कई सारे कारण हैं। उनमें से जो कुछ मेजर कॉजेज हैं उनके बारे में मैं बात कर रहा हूं। सबसे पहला जो कारण है वो है ओरल या आईवी के रूप में, यानी कि अगर आप कोई मेडिसिन खा रहे हैं जिसको आप टैबलेट फॉर्म में ले रहे हैं, या इंट्रावीनस को इंजेक्शन आप स्टीरॉयड का ले रहे हैं। अगर दोनों ही कंडीशन में अगर आप स्टीरॉयड लंबे टाइम से ले रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में आपको एवीएन यानी कि एवेस्कुलर नेक्रोसिस की समस्या होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। ऐसे मरीज जो कि एक्सेसिव अल्कोहल का यूज करते हैं या अल्कोहल बहुत ज्यादा ड्रिंक लेते हैं, तो इसकी वजह से भी एवीएन की समस्या देखने को मिल सकती है। अगर किसी पेशेंट को सिकल सेल डिजीज है या सिकल सेल एनीमिया है तो ऐसी कंडीशन में भी एवीएन होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। या किसी प्रकार का कोई ब्लड डिसऑर्डर है जिसकी वजह से खून के थक्के जमते हो या ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर हो, तो ऐसी कंडीशन में भी आपको एवीएन के जो संभावनाएं हैं वो बढ़ जाती है। ऐसे पेशेंट्स जिनको की पर्टिकुलर उस एरिया का पर्टिकुलर बोन का डिसलोकेशन हुआ है या बोन फ्रैक्चर हुई है, तो उसकी वजह से भी कई बार ऐसा देखा गया है कि एवीएन की समस्या उत्पन्न हो जाती है। क्लॉटिंग डिसऑर्डर, जैसा मैंने पहले भी बताया, क्लॉटिंग डिसऑर्डर की कंडीशन में भी ऐसा देखने को मिल सकता है। एचआईवी के केसेस में, यानी कि अगर आपको एड्स की समस्या है या एड्स की कोई मेडिसिन आप एचआईवी के लिए ले रहे हैं, तो उस कंडीशन में भी एवीएन होने की, एवेस्कुलर नेक्रोसिस होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। किसी मरीज को अगर रेडिएशन थेरेपी चल रही है या कीमोथेरेपी चल रही है, उस वजह से भी एवीएन की संभावनाएं बढ़ जाती है। एक पर्टिकुलर होती है गॉचर्स डिजीज। इस पर्टिकुलर डिजीज में भी आपको एवीएन होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। एक और बीमारी होती है जिसको कि एसएलई बोला जाता है, यानी कि सिस्टमिक लूपस एरिथेमेटस। यह एक प्रकार का ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में क्या होता है कि शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता देने वाली जो कोशिकाएं हैं, वो कोशिकाएं ही मिसअंडरस्टैंड कर जाती है या एक तरह से नॉर्मल जो हेल्दी टिश्यूज है उनको भी डैमेज पहुंचाने लग जाती है। तो अगर इस प्रकार की एसएलई की समस्या है या इस प्रकार की डिजीज आप फेस कर रहे हैं, तो एवीएन यानी कि एवेस्कुलर नेक्रोसिस होने की संभावनाएं आपको बढ़ जाती है। लैप्काल्पर्स डिजीज में भी इस प्रकार के लक्षण देखे जाते हैं कि बच्चों में होने वाली यह जो बीमारी है, जिसमें कि थाई बोन और हिप बोन यानी कि जांघ की हड्डी और विशेष करके पेल्विक बोन जो है, कूल्हे की हड्डी है, इसमें ब्लड सप्लाई अफेक्ट होती है। उसकी वजह से भी आपको एवीएन की समस्या देखने को मिल सकती है। ऐसे लोग जो कि डीप डाइविंग का काम करते हैं, यानी डीप सी डाइविंग रेगुलरली करते हैं, या
बार-बार उनको डाइविंग का काम पड़ता रहता है, तो ऐसी कंडीशन में उनको डिकम्प्रेशन सिकनेस बोला जाता है। इस प्रकार की कंडीशन उत्पन्न हो जाती है जिससे कि पर्टिकुलर एवियन आपको देखने को मिलता है। लक्षणों की अगर बात करें यानी कि साइन एंड सिम्टम्स की अगर बात करें तो इसमें काफ़ी सारे लक्षण देखने को मिलते हैं। पर्टिकुलर जिस एरिया में जिस बोन का आपको एवियन हुआ है उस एरिया में आपको दर्द महसूस हो सकता है। शुरुआत में दर्द जो होता है वो माइल्ड से मॉडरेट होता है और चलने फिरने पे होता है, लेकिन धीरे धीरे जब यह डिजीज एडवांस होने लगती है तो आपको पर्टिकुलर उस जॉइंट में पेन बैठे बैठे भी महसूस होने लगता है, रेस्ट करने के बाद भी तेज दर्द महसूस होता है। पर्टिकुलर बोन की या पर्टिकुलर जॉइंट की जो मूवमेंट है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, कम हो जाती है। जॉइंट जिस डिग्री तक मोशन में आना चाहिए, जितना उसका रोटेशन होना चाहिए, वो रोटेशन लिमिट हो जाता है, कम हो जाता है। वो पर्टिकुलर बोन जो है वो वहां से रिग्रेस होने लगती है, खराब होने लगती है। उसकी वजह से कई बार ऐसा देखा गया है कि बोन फ्रैक्चर भी हो जाती है एवियन होने के बाद में। और पर्टिकुलर अगर वो लोअर लिम्ब में है यानी कि आपके पांव के एरिया में, फीमर के एरिया में, कूल्हे की हड्डी के आसपास में अगर एवियन की समस्या देखने को मिलती है तो उस कंडीशन में आपको लिंपिंग यानी कि आपको लंगड़ा कर चलना पड़ सकता है। आपकी गेट जो है, आपकी चाल बदल जाती है। और अगर ये सेम कंडीशन एवियन की अगर आपको अपर एक्सट्रीमिटी में है यानी कि आपको अगर हाथ की हड्डी में या कंधे की हड्डी में इस प्रकार की समस्या है तो आपके जो ओवरहेड मूवमेंट्स हैं यानी कि हाथ को ऊपर ले जाने वाला जो एक मोशन है वो पर्टिकुलर पेनफुल रहता है, उसमें आपको दर्द बहुत ही ज़्यादा महसूस होता है। दोस्तों, डायग्नोसिस की अगर बात करें यानी कि अगर आपको एवियन को डायग्नोस करवाना है तो उसमें पर्टिकुलर 3 से 4 टेस्ट होते हैं। आप जब भी डॉक्टर को दिखाने जाते हैं तो आपको इसके लिए एक्सरे, आपको पर्टिकुलर एमआरआई भी प्रिस्क्राइब की जा सकती है और सीटी स्कैन यानी कि कंप्यूटर टोमोग्राफी स्कैन भी आपको लिखा जा सकता है। इन टेस्ट के बाद में ये डिसाइड होता है कि आपको पर्टिकुलर उस एरिया का एवियन यानी कि एवेस्कुलर नेक्रोसिस है या नहीं है। ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो ट्रीटमेंट के लिए सर्जिकल इंटरवेंशन फ्रिक्वेंटली यूज किया जाता है यानी कि सर्जरी के लिए सलाह दी जाती है। लेकिन मेरा मानना है कि माइल्ड टू मॉडरेट केसेस में सर्जरी की आवश्यकता नहीं होती है, होम्योपैथी दवा से भी ठीक किया जाता है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा एडवांस हो गया है केस, आपको उसकी वजह से बोन रिग्रेशन हो गया है और फ्रैक्चर में कंप्लीट फ्रैक्चर हो चुका है उस एरिया का, तो आपको सर्जरी में जाना चाहिए। अगर फ्रैक्चर नहीं क्रिएट हुआ है, आपकी बोन अभी भी इंटैक्ट है और थोड़ा बहुत अगर माइल्ड से मॉडरेट चेंजेस आए हैं तो ऐसी कंडीशन में आपको होम्योपैथी मेडिसिन मदद कर सकती है। होम्योपैथी में वैरायटी ऑफ मेडिसिन अवेलेबल है। सबसे पहली जो दवा आपको यूज करनी है वो 3 मेडिसिन का कॉम्बिनेशन है। आपको 3 डाइल्यूशन आपको पर्टिकुलर ले आने हैं मार्केट से। सबसे पहली दवा का नाम है अर्निका 200, दूसरी दवा का नाम है रस्टॉक्स 200 और तीसरी दवा का नाम है रूटा 200। इन तीनों दवाओं को आपको बराबर मात्रा में मिला लेना है और इस कॉम्बिनेशन को आपको 2 बूंद सुबह और 2 बूंद शाम को दिन में 2 बार उपयोग में लाना है। दूसरी जो दवा है वो एक बायो कॉम्बिनेशन टैबलेट्स आती है, उसी प्रकार का एक ट्राइचुरेशन आपका पेटेंट है और इस दवा का नाम है होम्योकाल टैबलेट। होम्योकाल टैबलेट एक एसबीएल कंपनी का प्रोडक्ट है और इस टैबलेट में काफ़ी सारी दवाइयाँ ऐसी मिली हुई है जो बोन रिग्रेशन को ठीक करती है, पर्टिकुलर ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन को भी रिवर्स करने में मदद करती है, बोन डिप्लीशन को यह हेल्प करती है ठीक करने में। तो इसमें कैलकेरिया कार्ब, कैलकेरिया फ्लोर और कैलकेरिया फॉस 3 प्रकार की दवाइयाँ मिली हुई है। यह एक रेडी कॉम्बिनेशन मार्केट में अवेलेबल रहता है। इस कॉम्बिनेशन का आपको 2 गोली सुबह, 2 गोली दोपहर में और 2 गोली रात में दिन में 3 बार चूसना है। तीसरी जो दवा है, लास्ट जो कॉम्बिनेशन है वो 5 से 6 मेडिसिन का एक कॉम्बिनेशन है, टिंचर्स है उसमें। इन सभी टिंचर्स को आपको बराबर मात्रा में मिला लेना है। सबसे पहला टिंचर है अर्निका क्यू, दूसरा है बेलाडोना क्यू, तीसरा है इचिनेशिया क्यू, चौथा है जिनसेंग क्यू, पांचवा है जिंको बाइलोबा क्यू। इन 5 मेडिसिन को आपको बराबर मात्रा में एक बड़ी बोतल में मिक्स कर लेना है और इसी मिक्सचर का आपको 20 बूंद आधे कप पानी में सुबह, दोपहर और शाम दिन में 3 बार उपयोग में लाना है।
यह कॉम्बिनेशन आपके एवीएन की वजह से होने वाले दर्द को, पेन को मैनेज करने में मदद करती है और इस दवा का उपयोग करने से आपको दर्द के साथ-साथ में ब्लड सर्कुलेशन जो पुअर हो गया है, उसको भी नॉर्मलाइज़ करने में मदद मिलती है। कुल मिलाकर आपको ये 3 कॉम्बिनेशन उपयोग में लाने हैं और इन कॉम्बिनेशंस का उपयोग आपको कम से कम 4 से 6 महीने तक कंटिन्यू करना है। धीरे-धीरे आप देखेंगे कि शुरुआती 1 से 2 महीने में भी आपको एवीएन की कंडीशन में, दर्द में, उसमें पर्टिकुलर सर्कुलेशन में बदलाव देखने को मिलते हैं और आपको सुधार देखने को मिलेगा। अगर मेरे द्वारा दी गई यह एवीएन के बारे में जानकारी और उसके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में जानकारी आपको अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अंत तक बने रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।